हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, मैं अरविंद ठाकुर इस कोचिंग के डायरेक्टर के साथ साथ केमिस्ट्री का एचओडी भी हूँ और यहाँ पे सीनियर केमिस्ट्री फैकल्टी हूँ। तो मैं आपको केमिस्ट्री पढ़ाने जा रहा हूँ। मैं आपको केमिस्ट्री, जब ये जो मेरा क्लास है वो बेसिकली उस स्टूडेंट्स के लिए है जो स्टूडेंट्स 10th पास करके अभी 11th में आए हैं। मीन्स दिस इज डेडिकेटेड फॉर 11th में के स्टूडेंट्स, उनके लिए है। मैं यहाँ बिफोर स्टार्टिंग माई फॉर्मल टॉपिक आई वांट टू से समथिंग टू यू कि 10th में जो आप पढ़े हो साइंस, जो केमिस्ट्री पढ़े हो, और जो 11th में पढ़ोगे, इसमें ह्यूज डिफरेंस है। 10th में आप साइंस के बुक में आप देखते हो 4 से 5 चैप्टर्स रहता है केमिस्ट्री का और वो आपको पढ़ना रहता है। बट जैसे ही आप 11th में आओगे तो केमिस्ट्री एक मेजर सेक्शन है। मीन्स इसके बहुत सारे चैप्टर्स है, बहुत सारे सेक्शंस है। मीन्स देयर इज ए ह्यूज डिफरेंस बिटवीन सिलेबस ऑफ 10th एंड 11th। दिस इज नॉट ओनली फॉर केमिस्ट्री, मतलब फिजिक्स का भी वही स्थिति है, बायो का भी वैसा ही होगा, मैथमेटिक्स का भी वैसे होगा, बट केमिस्ट्री में डिफरेंस और ज़्यादा है। तो मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा कि 10th क्लास से जब 11th में आप आते हो तो केमिस्ट्री को हम लोग किस तरह से डिवाइड करके पढ़ते हैं। बट उसको बताने से पहले देखो, एक दो बातें आपसे मैं और डिस्कस करना चाहूँगा। केमिस्ट्री एज ए सब्जेक्ट बताने से पहले क्या क्या पढ़ना है मैं आपको बताना चाहूँ। सबसे पहले साइंस, व्हाट इज साइंस? दिस इज वेरी बेसिक क्वेश्चन टू यू। आप सब आई थिंक 6th स्टैंडर्ड से साइंस पढ़ते आ रहे हो, तो साइंस का कई सारे, हर स्टैंडर्ड में 6, 7, 8 में आपने अलग अलग डेफिनेशन पढ़ रखा होगा साइंस का। और अगर पूछो व्हाट इज साइंस तो कोई बच्चा बोलता है कि स्टडी ऑफ नेचर इज कॉल्ड साइंस, स्टडी ऑफ एक्सपेरिमेंटल थिंग्स इज कॉल्ड साइंस, एक्सपेरिमेंटल नॉलेज इज कॉल्ड साइंस, स्टडी ऑफ लाइफ इज कॉल्ड साइंस। तो ये सब अगर बच्चे बोलते हैं तो दिस आर नॉट रॉन्ग स्टेटमेंट्स, बट दे आर करेक्ट बट नॉट एप्रोप्रिएट। बिकॉज डेफिनेशन का मतलब होता है, अगर किसी चीज को आप डिफाइन कर रहे हो तो डिफाइन करने के बाद सामने वाले आपको समझ में आ जाए कि आपने क्या बोला। इसलिए डेफिनेशन जब भी किसी का दिया जाता है तो उसमें ऐसा कोई टर्म का इस्तेमाल नहीं होता है जो सामने वाले को अनडिफाइंड हो, क्लियर ना हो। तो मेरा अब तक का जो एक्सपीरियंस है उस बेसिस पे मैं आपको बता सकता हूं साइंस का डेफिनेशन क्या होगा। तो व्हाट इज साइंस? तो साइंस का डेफिनेशन होगा, साइंस का डेफिनेशन होता है सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ एनीथिंग इज कॉल्ड साइंस। किसी भी चीज का आप सिस्टमेटिकली स्टडी करते हो, दैट्स बिकम साइंस। सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ एनीथिंग इज कॉल्ड साइंस। किसी भी चीज का सिस्टमेटिक स्टडी साइंस होता है। सिस्टमेटिक का मतलब क्या हुआ? वन बाय, मीन्स एकदम एक एक स्टेप, आप एक एक स्टेप आगे बढ़ते जाओ, वो साइंस हो जाएगा। जैसे आपको बचपन में पढ़ाया जाता है, आप देवनागरी लिपि में क ख ग पढ़ते हो, आप रोमन में ABCD पढ़ते हो, तो ABCD पढ़ने के बाद आप जब लेटर्स पढ़ लोगे तो उसको वर्ड्स बनाना सीखते हो। अगर डायरेक्टली आपको वर्ड्स बनाना सिखाया जाए तो फिर आपको बहुत मुश्किल होगा, और उस केस में आपको चीज़ें रटना पड़ेगा, और रटने वाली चीज़ साइंस नहीं होता है, क्योंकि साइंस एक दूसरे को एक्सप्लेन करते हुए आगे बढ़ता है। यही वजह है कि अगर कोई बच्चा आर्ट्स जैसे जियोग्राफी, हिस्ट्री, सिविक्स, अगर हिस्ट्री सिविक्स को भी कोई बच्चा अगर सिस्टमेटिक स्टडी करता है तो साइंस बन जाता है। दैट्स वाई वी कॉल सोशल साइंस, जबकि वो आर्ट्स होता है, साइंस बोलते हैं, क्योंकि सिस्टमेटिक स्टडी करोगे तो साइंस हो जाएगा। तो दिस इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ साइंस एंड यू शुड नो दिस इज मोस्ट अप्रोप्रिएट एज रिगार्ड माई सेल्फ इज कंसर्न्ड। अब साइंस की बात हो गई तो इसमें आते हैं अगर हम लोग अगला टॉपिक पे कि साइंस का जो 3 पार्ट्स है हम लोग पढ़ना है। आपको बायो है, केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, और फिर एक मैथमेटिक्स है जिसको हम बच्चों को जनरली लगता नहीं है कि वो साइंस है, बट मैथमेटिक्स अपने आप में एक बहुत बड़ा साइंस है, क्योंकि हर साइंस का कैलकुलेशन वहीं से होता है। तो इसमें मैं आपको साइंस में डेफिनेशन थोड़ा फिजिक्स का बताना चाहूँगा। फिजिक्स का, तो फिजिक्स का डेफिनेशन बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट ने बोला है कि फिजिक्स इज द, मतलब फिजिक्स किस, अगर डेफिनेशन की बात करें तो फिजिक्स इज द किंग ऑफ साइंस। फिजिक्स साइंस का राजा है। और मैथमेटिक्स का डेफिनेशन की बात है तो मैथमेटिक्स का डेफिनेशन होता है मैथमेटिक्स इज द क्वीन ऑफ साइंस। मैथमेटिक्स साइंस की रानी है। मतलब अगर आपको राजा को कंट्रोल करना है तो किसको पहले कंट्रोल करना होगा? रानी को। अगर जिसके बस में रानी, क्योंकि राजा पूरे दुनिया पे शासन करता है और रानी राजा पे शासन करती है, तो एक्चुअल शासक कौन है? रानी। सिमिलरली अगर आप चाहते हो कि फिजिक्स आपका अच्छा हो तो आपको मैथमेटिक्स भी अच्छा करना होगा, और तब आपका दोनों ही अच्छा हो जाएगा। बट माई पॉइंट इज, मैं तो केमिस्ट्री आपको पढ़ा रहा हूँ, तो मैं फिजिक्स में कहाँ गया? तो मैं आपको बता दूं कि जो केमिस्ट्री है
उसको इस राजा रानी से कोई मतलब नहीं है। मीन्स केमिस्ट्री इस राजा रानी से कंप्लीट अलग है, केमिस्ट्री एक अलग पार्ट है उससे। अब केमिस्ट्री फिजिक्स से अलग कैसे हो जाता है तो वो मैं बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं केमिस्ट्री का डेफिनेशन आपको बता दूं। तो केमिस्ट्री का डेफिनेशन, केमिस्ट्री इट इज द पार्ट ऑफ साइंस वेयर वी स्टडी द एलिमेंट्स इन देयर कंपाउंड्स। केमिस्ट्री साइंस का वह पार्ट है जहां पे हम लोग एलिमेंट्स और उसके कंपाउंड का स्टडी करते हैं। अब मैं केमिस्ट्री और फिजिक्स में एक बेसिक डिफरेंस बताना चाहूँगा। केमिस्ट्री और फिजिक्स में बेसिक डिफरेंस यह है कि फिजिक्स में हम लोग मैक्रोस्कोपिक स्टडी करते हैं और केमिस्ट्री में माइक्रोस्कोपिक स्टडी। मीन्स जैसे मार्कर है, ये मार्कर रखा हुआ है, मार्कर का मास कितना है, मार्कर को ऐसे मैं वेलोसिटी दूंगा तो आगे मोशन करेगा, दिस इज फिजिक्स जो आपको दिख रहा है। बट इसमें केमिस्ट्री क्या होगा, केमिस्ट्री माइक्रोस्कोपिक स्टडी होता है। मीन्स मार्कर किससे बना हुआ है, मार्कर को बनाने वाले पार्टिकल का स्टडी जब करते हैं तो बन जाता है केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री और फिजिक्स में एक बेसिक डिफरेंस है कि फिजिक्स माइक्रोस्कोपिक स्टडी है, जो चीज़ें आपको दिखता है उसका स्टडी करते हैं तो आपका फिजिक्स होता है, उसके मोशन का, उसके इफेक्ट का। और केमिस्ट्री में माइक्रोस्कोपिक स्टडी होता है, मीन्स किसी सब्सटेंस को बनाने वाले जो पार्टिकल है उसका स्टडी करते हैं। तो अब हम लोग आते हैं अपने टॉपिक पे जिसका नाम है केमिस्ट्री। मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि केमिस्ट्री में आपको 11th में क्या पढ़ना है। आप गौर से देखिए, कंफर्टेबिलिटी के लिए हम लोग केमिस्ट्री को 3 पार्ट्स में डिवाइड किए हैं। एक है फिजिकल केमिस्ट्री, दूसरा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तीसरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री एक्चुअल में दिस इज फिजिक्स ऑफ केमिस्ट्री। वैन टफ नाम के साइंटिस्ट ने इस पार्ट को केमिस्ट्री में लाए, इससे पहले यह फिजिक्स हुआ करता था। इसका नेम है फिजिकल केमिस्ट्री, मीन्स फिजिक्स ऑफ केमिस्ट्री। मीन्स केमिस्ट्री का वह पार्ट जहाँ पे फिजिक्स का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल होता है। अब फिजिकल केमिस्ट्री के जितने भी चैप्टर्स हैं, इस सभी चैप्टर्स में मेन फोकस होता है न्यूमेरिकल का। मीन्स न्यूमेरिकल मीन्स कैलकुलेटिव क्वेश्चंस होता है और साइंटिस्टों का स्टेटमेंट्स रहता है। साइंटिस्टों के स्टेटमेंट्स और कैलकुलेटिव सेक्शन को हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री बोलते हैं। फिजिकल केमिस्ट्री के बारे में आपको और एक बात बता दूं कि यहाँ पे आप 11th क्लास में आपको 2 केमिस्ट्री का बुक होगा एनसीईआरटी का। फर्स्ट बुक का फर्स्ट चैप्टर होता है सम बेसिक कॉन्सेप्ट। यहाँ से शुरू होगा आपका, यहाँ से शुरू होगा मूल कॉन्सेप्ट। मीन्स ये सम बेसिक कॉन्सेप्ट जो आप देख रहे हो इसको हम लोग मूल कॉन्सेप्ट भी बोलते हैं। मीन्स ये चैप्टर आप सब 9th क्लास में पढ़े होंगे, यहीं से शुरू होता है सम बेसिक कॉन्सेप्ट। इसमें बेसिकली मैं आपको पढ़ाऊंगा मूल कॉन्सेप्ट। मूल अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत एग्जॉस्टिव, बहुत डाइवर्सिफाइड है। मैं आपको बताऊंगा मूल क्या होता है, लेकिन अभी मैं बता दूं इतना कि ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, कंप्लीट मैथमेटिकल सेक्शन है आपका सम बेसिक कॉन्सेप्ट। जो मूल कॉन्सेप्ट है मैं यहाँ स्टार्ट करूँगा। इसके बाद जस्ट बाद वाला पार्ट है एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर में हम लोग एटम्स के बारे में पढ़ेंगे। यह थ्योरेटिकल भी है, न्यूमेरिकल भी है, सब कुछ है, बहुत बड़ा टॉपिक है एटॉमिक स्ट्रक्चर। उसके बाद आता है स्टेट्स ऑफ मैटर। यहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं मैटर के स्टेट्स के बारे में, सॉलिड, गैस, लिक्विड के बारे में। बट इस चैप्टर में हम लोग बेसिकली पढ़ते हैं गैसियस स्टेट के बारे में। थोड़ा बहुत बेसिक आइडिया लिक्विड स्टेट का भी लेते हैं, बट मेन हम लोग पढ़ते हैं इस गैसियस स्टेट के बारे में इस टॉपिक पे। इसके बाद आता है थर्मोडायनेमिक्स। इस थर्मोडायनेमिक्स को शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं THDM। थर्मो का T और H का लिए H और डायनेमिक्स में D आपका हो गया D और M यहाँ पे मीन्स THDM। थर्मोडायनेमिक्स को हम लोग शॉर्ट फॉर्म बोलेंगे THDM। तो इसके बाद ये है थर्मोडायनेमिक्स भी आपको बहुत इंटरेस्टिंग सेक्शन है केमिस्ट्री का। मैं आपको जो पढ़ाऊंगा तो पता चलेगा ये फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों जगह पढ़ना रहता है। थर्मोडायनेमिक्स तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद है केमिकल एंड आयनिक इक्विलिब्रियम। इसके बाद हम लोग को इक्विलिब्रियम पढ़ना है और इक्विलिब्रियम भी काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी न्यूमेरिकल और ईजियर सेक्शन है कि आप जब पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा। चूँकि अभी आप जस्ट 10th पास करके 11th में आए हो तो आपको बहुत आइडिया नहीं है इसके बारे में, बट ये भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन है। और लास्ट में एनसीईआरटी के सेकंड बुक का फर्स्ट चैप्टर है रेडॉक्स रिएक्शन। यहाँ हम लोग पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन रिडक्शन के बारे में, यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे रेडॉक्स रिएक्शन के बारे में, यहाँ पे लोग पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में। और मैं एक और बात आपको बताना चाहूँगा कि मोल कॉन्सेप्ट एक वेरी डाइवर्सिफाइड टॉपिक है।
मोल कॉन्सेप्ट, मोल एक सिंपल सा फिजिक्स केमिस्ट्री का टॉपिक नहीं है, ये पूरे केमिस्ट्री में फैला हुआ है। कहीं भी अगर आपको न्यूमेरिकल्स करना है तो विदाउट मोल कॉन्सेप्ट यू कांट सॉल्व ए सिंगल क्वेश्चन फ्रॉम केमिस्ट्री। इसलिए यू मस्ट नो एंड यू मस्ट हैव क्लियर कॉन्सेप्ट ऑफ मोल कॉन्सेप्ट। अब मैं आपको बता दूं कि मोल कॉन्सेप्ट मैं स्टार्ट करूंगा यहाँ पे सम बेसिक कॉन्सेप्ट में आपके एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर में, बट मेरा मोल कॉन्सेप्ट जाके कंक्लूड होगा, मीन्स कंप्लीटली कंप्लीट होगा एनसीईआरटी के सेकंड बुक के फर्स्ट चैप्टर में, मीन्स रेडॉक्स रिएक्शन में। जब मैं आपको रेडॉक्स रिएक्शन पढ़ाऊंगा तब जाकर के मोल कॉन्सेप्ट पूरी तरह से कंप्लीट होगा और मैं बोलूँगा कि मोल कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो गया, क्योंकि मोल कॉन्सेप्ट एक बहुत बड़ा सेक्शन है। लेकिन आप एनसीईआरटी बुक्स की बात करोगे तो एकेडमिक की बात करोगे तो मैं इस चैप्टर में जितना पढ़ना है उतना बताऊंगा, लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे उस मोल का आप इस्तेमाल होता रहेगा और आगे बढ़ते जाओगे। लेकिन वही अगर मैं सेम टॉपिक जब 12th पास आउट के स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ, जब कोई नीट और जेईई मेन जेईई एडवांस का प्रिपरेशन करने के लिए आता है, तो उस केस में मैं आप पढ़ाता हूँ जनरल फिजिकल केमिस्ट्री, जिसमें 7 सिस्टर्स करके पढ़ाता हूँ और उसमें मोल कॉन्सेप्ट, रेडॉक्स टाइट्रेशन और छोटे छोटे और भी बहुत सारे टॉपिक्स है, ईडियोमेट्री, गैस एनालिसिस, आपका वोल्यूमेट्रिक टाइट्रेशन, एसिड बेस टाइट्रेशन, एटॉमिक वेट, इक्विवेलेंट वेट, मोलिकुलर वेट, बहुत सारी चीज़ें हैं, सबको एक साथ इनकॉर्पोरेट करके पढ़ाता हूँ। लेकिन 11th के स्टूडेंट्स को एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग हम लोग चलते हैं, पहले एकेडमिक करा करके हम लोग जेईई मेन, जेईई एडवांस एंड नीट एग्जाम तक ले जाते हैं। तो इस तरह से मोल कॉन्सेप्ट विल स्टार्ट फ्रॉम हियर एंड मोल कॉन्सेप्ट विल फिनिश एट हियर, यहाँ पे खत्म होगा रेडॉक्स रिएक्शंस पे आकर के। अब मैं केमिस्ट्री का जो दूसरा पार्ट है उस पे चलता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं तीसरे पार्ट में जाना चाहूँगा जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। इसको हम लोग केमिस्ट्री को, एक तो फिजिकल केमिस्ट्री हुआ जो फिजिक्स का पार्ट होता है जहाँ न्यूमेरिकल करते हैं, और उसके बाद जो बच गया वहाँ पे हम लोग केमिस्ट्री में एलिमेंट्स का स्टडी करते हैं। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जिसको हम लोग कार्बन केमिस्ट्री बोलते हैं, आप सब 10th क्लास में पढ़े होंगे कार्बन केमिस्ट्री, जहाँ पे हम लोग कार्बन एक कंपाउंड का स्टडी करते हैं। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यहाँ भी है, लेकिन यहाँ बहुत डाइवर्सिफाइड है। आपको मैं आगे बताऊँ, अभी मैं इस चैप्टर को नहीं लिखा हूँ जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर आता है, क्योंकि आपको प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि अभी आप जानते नहीं हो। लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत बड़ा सेक्शन है और काफ़ी इंटरेस्टिंग सेक्शन है। जब आप इस ऑर्गेनिक को पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा। बट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बन के कंपाउंड्स का ही स्टडी करते हैं, ये मैं आपको बता रहा हूँ। कार्बन के कंपाउंड को छोड़ करके रेस्ट जितने भी एलिमेंट्स हैं उसके कंपाउंड का स्टडी, उनका प्रॉपर्टीज़, वो कैसे बॉन्ड फॉर्म करते हैं, क्या करते हैं, सबका स्टडी हम लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में करते हैं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का वह सेक्शन है जहाँ पे हम लोग अपार्ट फ्रॉम कार्बन रेस्ट जितने भी एलिमेंट्स हैं उसके कंपाउंड का स्टडी करते हैं। इसमें सबसे पहला चैप्टर है पीटी, पीरियोडिक टेबल और पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। आप सब स्टूडेंट्स इसको अपने फॉर्मल क्लासेस पढ़े हैं, 9th 10th में पढ़े हो आप सब पीटी को, पीटी 10th पढ़ना था। इसके विषय यहाँ पढ़ाया जाएगा कि एलिमेंट्स किस तरह से अरेंज किया गया है टेबल में, जिससे हमारा उनका स्टडी करना ईजियर हो गया। इसके बाद आता है केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग हमें यह बताता है कि एटम किस तरह से एक दूसरे के करीब आकर के एक दूसरे से बॉन्ड फॉर्म करते हैं और एक एटम एक मोलिक्यूल के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। एंड मोलिक्यूल का प्रॉपर्टीज क्या होता है, एवरीथिंग विल बी डिस्कस्ड अंडर द बैनर ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। तो ये भी कंप्लीट थ्योरेटिकल है, इस दोनों चैप्टर में कहीं कोई न्यूमेरिकल नहीं है। अब आता है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन एक चैप्टर है जहाँ पे हम लोग हाइड्रोजन के बारे में ओनली पढ़ेंगे कि हाइड्रोजन का बिहेवियर क्या है, कैसे रिएक्शन करता है, और भी बहुत सारी चीज़ें। उसके बाद आता है एस ब्लॉक। पीटी में आपको पढ़ाया जाएगा एस ब्लॉक के अंदर कौन कौन एलिमेंट्स आते हैं, उसका स्टडी करेंगे। और फिर आता है पी ब्लॉक। पीटी में ही आपको पढ़ाया जाएगा कि पी ब्लॉक के अंदर कौन कौन एलिमेंट्स आते हैं, उनका स्टडी किया जाएगा। तो इस तरह से मैं आपके सामने 11th क्लास के केमिस्ट्री का एक पिक्चर रखा। जो 11th क्लास का केमिस्ट्री, ये 11th क्लास का केमिस्ट्री का जो सिलेबस है, यही सिलेबस आपके जेईई मेन का है, जेईई एडवांस का है और नीट का भी है। जो मैं आपको एक बात इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ, 11th 12th में जो एनसीईआरटी के सिलेबस है वही सिलेबस ऑलमोस्ट जेईई मेन, नीट एडवांस का है। हाँ, डिफरेंस है, जेईई मेन और नीट के जो एग्जाम्स होती है वो एग्जाम्स के क्वेश्चन का लेवल ऑलमोस्ट एक जैसा रहता है,
दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है, सेम लेवल का क्वेश्चन आता है। तो सेम लेवल का नॉलेज लेवल आपका होना चाहिए जेईई मेन और नीट एग्जाम के लिए। दोनों का सिलेबस सेम है, डिफरेंस ये है कि जेईई मेन में मैथमेटिक्स आप पढ़ते हो फिजिक्स और केमिस्ट्री के साथ, और आप नीट एग्जाम के लिए मेडिकल के लिए आप फिजिक्स और केमिस्ट्री के साथ बायो पढ़ते हो, बायोलॉजी पढ़ते हो। लेवल सेम है, लेकिन एडवांस का लेवल ऊपर है। एडवांस का लेवल जेईई मेन जेईई और नीट से बहुत ऊपर है। तो वहाँ पे एडवांस में होता क्या है कि चीज़ें और डेप्थ में जाकर पूछा जाता है। तो आप अगर बेसिक बात समझते हो तभी एडवांस आपको समझ में आएगा, डायरेक्टली एडवांस की बात जो आपको नहीं समझ में आएगा। तो हम लोग बेसिक करके ही एडवांस तक ले जाते हैं, जो उसके लिए कैपेबल रहते हैं। अब इस केमिस्ट्री के सेक्शन में आपको दो बातें दिमाग में रखनी है। एक, फिजिकल केमिस्ट्री काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा लेकिन न्यूमेरिकल होगा, फॉर्मूलाज रहेंगे जिसको आपको याद रखना होगा, तो आप क्वेश्चन कर लोगे। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको कोई न्यूमेरिकल नहीं है, ओनली थ्योरेटिकल सेक्शन है, इसलिए आपको बहुत सारी चीज़ें रटना पड़ेगा यहाँ पे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हैज़ ऑल्सो नो न्यूमेरिकल, इसके पास भी कोई न्यूमेरिकल नहीं रहता, बट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री काफ़ी आपका कॉन्सेप्चुअल होता है। इसलिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगर अच्छे से आप समझे हो तो आपको कुछ मेमोराइज भी करना पड़ेगा और आप अच्छा परफॉर्म कर सकते हो। तो इस तरह से केमिस्ट्री का पिक्चर है जिसको आप समझ सकते हो कैसे केमिस्ट्री आपको आगे पढ़ना है। अब अगले वीडियो में आपको स्टार्ट करूंगा केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर। अब मैं फॉर्मली 11th क्लास के केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर सम बेसिक कॉन्सेप्ट को स्टार्ट कर रहा हूँ। सम बेसिक कॉन्सेप्ट में सबसे पहले आपको बता दूँ केमिस्ट्री का डिफिनीशन, फिर बताऊँगा कि सब्सटेंस क्या है और मैटर्स क्या है, फिर एलिमेंट्स क्या है, फिर एटम्स क्या है, मोलिकुल्स क्या है। इसको हम लोग बेसिक बात समझेंगे जिससे हम लोग केमिस्ट्री जिसके टर्म्स में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल केमिस्ट्री, व्हाट इज केमिस्ट्री? तो केमिस्ट्री का डेफिनेशन होता है इट इज पार्ट ऑफ साइंस वेयर वी स्टडी द सब्सटेंसेस और मैटर्स। डेफिनेशन दैट्स इनफ है, बट यू कैन ऑल्सो से केमिस्ट्री का डेफिनेशन इट इज पार्ट ऑफ साइंस वेयर वी स्टडी द एलिमेंट्स एंड देयर कंपाउंड्स। आप ऐसे ही बोल सकते हो। मीन्स केमिस्ट्री साइंस का वह पार्ट है जहाँ पे हम लोग एलिमेंट्स और उसके कंपाउंड का स्टडी करते हैं। अब अगला पॉइंट आता है कि केमिस्ट्री में हम लोग सब्सटेंस का स्टडी करते हैं और मैटर्स का। सब्सटेंसेस और मैटर्स आर सेम। तो पॉइंट रहता है कि व्हाट इज सब्सटेंस और मैटर्स। तो सब्सटेंस का डेफिनेशन होता है सब्सटेंस इज दैट व्हिच हैज मास एंड व्हिच ऑक्युपाइज स्पेस। सब्सटेंस वह होता है जिसके पास मास रहता है और जो स्पेस ऑक्युपाई करता है उसको हम लोग सब्सटेंस बोलते हैं। अब सब्सटेंस का डेफिनेशन हो गया। अब इसके एग्जाम्पल क्या होते हैं? ये थी मार्कर, बोतल, टेबल, बेंच, हम, आप, सब कुछ, क्योंकि ये सारे चीज़ें में मास है और ये सब के सब स्पेस ऑक्युपाई कर रहा है, इसलिए सब के सब सब्सटेंस है। मीन्स तुम्हारे सराउंडिंग में जो चीज़ें दिखता है सब के सब सब्सटेंस है। सबके पास कुछ ना कुछ मास है एंड सब स्पेस ऑक्युपाई करता है। सो ऑल आर सब्सटेंसेस और मैटर्स। नेक्स्ट पॉइंट इज व्हाट इज एलिमेंट्स। एलिमेंट जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं होंगे, जो जैक बोर्ड के रहते हैं, उनको वो पढ़ करके आते हैं एलिमेंट को तत्व, बट अब उनको हमेशा एलिमेंट ही बोलना है, तत्व खत्म हो गया। अब हम लोग एलिमेंट की ही बात करेंगे। एलिमेंट का डेफिनेशन क्या होगा? तो एलिमेंट्स का डेफिनेशन होता है, एलिमेंट्स का डेफिनेशन इट इज ए स्मॉलेस्ट पार्ट। एलिमेंट का डेफिनेशन होता है इट इज प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ ए सब्सटेंस। एलिमेंट इज प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ ए सब्सटेंस। एलिमेंट सब्सटेंस का सबसे प्योर फॉर्म है। दिस इज मोस्ट अप्रोप्रिएट डेफिनेशन ऑफ एलिमेंट। कई सारे स्टूडेंट्स एलिमेंट का डेफिनेशन बोलते हैं एलिमेंट्स इज मेड बाय आइडेंटिकल टाइप ऑफ एटम्स। दिस इज नॉट करेक्ट। आप एलिमेंट डिफाइन कर रहे हो और आप एटम का इस्तेमाल कर रहे हो, सही नहीं है। इसलिए एलिमेंट का सबसे करेक्ट जो डेफिनेशन है वो यह है कि इट इज प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ सब्सटेंस। एलिमेंट सब्सटेंस का सबसे प्योर फॉर्म है। अब एज पे एग्जाम्पल, एलिमेंट का एग्जाम्पल क्या होगा? तो एलिमेंट का एग्जाम्पल, एलिमेंट का एग्जाम्पल कार्बन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सोडियम, पोटासियम, कैल्शियम, ईटीसी, ये सब के सब एलिमेंट्स हैं।
अब अगला पॉइंट आता है एटम्स क्या है। तो एटम का डेफिनेशन होता है कि एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ एन एलिमेंट, मीन्स एटम एलिमेंट का सबसे छोटा पार्ट है। एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ एन एलिमेंट। कितने सारे स्टूडेंट से पूछो व्हाट इज एटम, तो जैसे एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ एन एलिमेंट। आप यहीं पे रुक जाओगे तो एटम का करेक्ट डेफिनेशन नहीं हुआ। मीन्स एटम का करेक्ट डेफिनेशन है इट इज ए स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ एन एलिमेंट विच कंटेन्स ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट। मीन्स एटम एलिमेंट का वह सबसे छोटा पार्ट है जिसमें उस एलिमेंट का सभी प्रॉपर्टीज प्रेजेंट रहता है। अगर इतना बोलते हो तो एटम का यह करेक्ट डेफिनेशन है और एनफ है। मीन्स एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ एन एलिमेंट विच कंटेन्स ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट। बट इफ यू वांट टू ग्लैमराइज द डेफिनेशन ऑफ एटम मोर, तो आप बोल सकते हो, आप आगे बोल सकते हो कि एटम्स टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। एटम्स केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। मीन्स दुनिया में जितने भी केमिकल रिएक्शन होते हैं सब में एटम का ही पार्टिसिपेशन होता है। बट ये कैसे एटम पार्टिसिपेट करता है ये चीज़ें आपको आगे पता चलेगा। आप आगे क्लासेस में इस चीज़ को समझोगे कि एटम ही की ओनली केमिकल रिएक्शन पार्टिसिपेट कैसे करता है। बट राइट नाउ दिस इज द पार्ट ऑफ डेफिनेशन, दिस इज फैक्ट। एटम्स टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शंस। फिर उसमें और डेफिनेशन में इंप्रूव कर सकते हो और बोल सकते हो कि फ्री एग्जिस्टेंस ऑफ एटम इज नॉट पॉसिबल। मीन्स एटम का फ्री एग्जिस्टेंस पॉसिबल नहीं है एक्सेप्ट नोबल गैसेस। मीन्स एटम स्वतंत्र रूप से नेचर में आपको नहीं मिलेगा, अपवाद के तौर पे नोबल गैसेस है। मीन्स हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन, जहाँ पे रेडॉन अनस्टेबल होता है, रेडियो एक्टिव होता है, उसको छोड़ करके जितने भी आपके नोबल गैसेस है हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, ये सब अपने एटॉमिक फॉर्म में ही रहता है और ये एक्सेप्शन है। इसके अलावा दुनिया का कोई भी एटम फ्रीली नेचर में एग्जिस्ट नहीं करता है, वो हमेशा अपने कंबाइंड फॉर्म में ही रहता है। तो अब एटम के कंप्लीट डेफिनेशन बोलते हैं। एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ एन एलिमेंट विच कंटेन्स all properties of an element. Atoms take part in chemical reactions. Free existence of atom is not possible except noble gases. Noble gases like helium, neon, argon, krypton, xenon. तो इस तरह से एटम का कंप्लीट डेफिनेशन हुआ। अब पॉइंट है एटम का एग्जांपल क्या होगा। तो क्लियर सी बात है कि एटम किसका स्मॉलेस्ट पार्ट है एलिमेंट का। इसका मीनिंग जो एग्जाम्पल एलिमेंट का होगा वही एग्जाम्पल एटम का भी होगा। इसलिए एटम का एग्जाम्पल भी सेम वही होगा। आप कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, ईटीसी आप कर सकते हो। अब नेक्स्ट पॉइंट इज मोलेकुल। व्हाट इज मोलेकुल। तो मोलेकुल का डेफिनेशन होता है मोलेकुल इज मेड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ वन और मोर एटम। मीन्स अगर आप प्रॉपर्ली बोलना चाहते हो तो मोलेकुल इज फॉर्म्ड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सेम और डिफरेंट एटम्स। मीन्स मोलेकुल वह होता है जो दो और दो से ज़्यादा आइडेंटिकल और डिफरेंट एटम्स के कॉम्बिनेशन से बनता है। मीन्स मोलेकुल इज फॉर्म्ड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर देन टू सेम और डिफरेंट एटम्स। इस मोलेकुल वो होता है जो दो और दो से ज़्यादा सेम आइडेंटिकल और डिफरेंट एटम के कॉम्बिनेशन से फॉर्म होता है। एज फॉर एग्जाम्पल मोलेकुल के एग्जाम्पल मोलेकुल्स के बारे में बोला हूं कि मोलेकुल टू और मोर देन टू सेम और डिफरेंट एटम्स के कॉम्बिनेशन से फॉर्म होता है। एज फॉर एग्जाम्पल O2 is a molecule because it is formed by two oxygen atoms. N2 is also molecule because it is formed by two nitrogen atoms. O3 is a molecule because it is formed by three identical oxygen atoms. P4
is also a molecule because it is formed by 4 phosphor atoms. CO2 is a molecule because it is formed by 1 carbon and 2 oxygen atoms. Water is a molecule because it is formed by 2 hydrogen and 1 oxygen atom. AH2SO4 is molecule because it is formed by 2 hydrogen, 1 sulfur and 4 oxygen atoms, etc. Means मोलेकुल वह होता है जो 1, 2 और मोर आइडेंटिकल और डिफरेंट एटम्स के कॉम्बिनेशन से फॉर्म होता है. O2, N2, O3, P4 ये सब मोलेकुल है बिकॉज दे आर फॉर्म्ड बाय मोर देन 1 आइडेंटिकल एटम्स. एंड CO2, वाटर, H2SO4 आर आल्सो मोलेकुल बिकॉज दे हैव मोर देन 1 एटम्स. इसलिए किसी भी सब्सटेंस के पास अगर एक ज़्यादा एटम है तो मोलेकुल कहलाता है. बट यहाँ एक और चीज़ मैं क्लियर कर देना चाहूँगा कि जब आइडेंटिकल एटम्स के मोलेकुल होंगे, मीन्स इफ मोलेकुल हैव ओनली आइडेंटिकल एटम्स, मीन्स इफ मोलेकुल्स हैव आइडेंटिकल एटम्स, देन सच मोलेकुल्स आर कॉल्ड होमो एटॉमिक. इनको बोलेंगे होमो एटॉमिक. होमो एटॉमिक मोलेकुल means identical atom wala molecule. But if molecules have different atoms, not all atoms are identical, then molecules are called heteroatomic. heteroatomic. तो इस तरह से मोलेकुल का डेफिनेशन हो गया. मैं आपको समझा दिया मोलेकुल क्या होता है. अब मैं आपको इस सब को समराइज करूंगा. ये सारी चीज़ें जो बेसिक बात है मैं आपको क्यों पढ़ा रहा हूँ, बिकॉज आई एम गोइंग टू यूज दिस टर्म्स इन मोल कॉन्सेप्ट एंड फर्दर कैलकुलेटिव केमिस्ट्री. जब वहाँ मैं इस सब का इस्तेमाल करूँगा तो आपको प्रॉब्लम हो सकता है. इसलिए उस प्रॉब्लम को ख़त्म करने के लिए मैं सारी चीज़ें क्लियरली आपको समझा रहा हूँ, जबकि बहुत सारे बच्चे इस सबको पहले से जानते होंगे. बट ऑल स्टूडेंट मस्ट हैव क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ सच थिंग्स बिकॉज दीज आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मोल कॉन्सेप्ट. और मोल कॉन्सेप्ट समझने के लिए सब कुछ क्लियर होना बेहद ज़रूरी है. अब मैं आपको बता दूं कि हमारा सब्सटेंस का आप 2 ही कैटेगरी, हालांकि आप 9th क्लास में और पहले आप पढ़े हो कि सब्सटेंस के कई कैटेगरीज है, एलिमेंट है, एटम है, मोलेकुल है, कंपाउंड है, मिक्सचर है, ये सारी चीज़ें आपको बताया जाता है. लेकिन मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि अभी हम लोग मोल कॉन्सेप्ट को समझने के लिए कंपाउंड को हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं. एक कोवलेंट कंपाउंड जिसको मोलेकुल कहा जाता है, एक आयनिक कंपाउंड जो मोलिकुलर फॉर्म में नहीं रहता है. लेकिन चूंकि आप अभी 11th में जस्ट आप आए हो, आप बहुत सारी चीज़ें नहीं जानते हो, सो उस सब चीज़ को मैं यहाँ पे आपको बताने वाला नहीं हूँ. आपको आगे बताऊँगा व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन आयनिक कंपाउंड्स एंड कोवलेंट कंपाउंड. बट राइट नाउ मैं आपको यह बताने जा रहा हूँ कि अब आपके लिए जो सब्सटेंस है मोल कॉन्सेप्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से सब्सटेंस को आप 2 ही पार्ट में डिवाइड करो. वन इज एटम एंड अदर इज मोलेकुल्स. ये मैं आपको पढ़ा रहा हूं, इससे आपका होगा कि मोल कॉन्सेप्ट को समझने में आसान इजी होगा, इसलिए मैं बता रहा हूं. आप किसी सब्सटेंस के पास अगर ओनली 1 एटम है तो एटम है, अगर मोर देन 1 एटम्स है तो मोलेकुल है. अगर मोर देन 1 एटम आइडेंटिकल है तो होमोएटॉमिक मोलेकुल होगा, लाइक O2, O3, N2, P4. अगर डिफरेंट एटम्स है तो हेटेरोएटॉमिक होगा, लाइक CO2, वाटर, H2SO4, etc. तो हमारे लिए अब सब्सटेंस या तो एटम होगा नहीं तो मोलेकुल होगा. अब कई बार बच्चा रेज करता है कि सर सोडियम क्लोराइड मोलेकुल है कि नहीं, तो नो, सोडियम क्लोराइड इज ए कंपाउंड बट नॉट मोलेकुल बिकॉज सोडियम क्लोराइड इज आयनिक कंपाउंड. लेकिन ये बात यहाँ मैं आपको नहीं बता सकता हूँ. ये चीज़ें मैं आपको आगे बताऊँगा कि आयनिक कंपाउंड और कोवलेंट कंपाउंड में क्या डिफरेंस है. लेकिन मोल कॉन्सेप्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से सबको एक जैसा ट्रीट किया जाता है. मोल कॉन्सेप्ट समझने के लिए आप सोडियम क्लोराइड को भी मोलेकुल मानोगे और आप H2SO4 को भी मोलेकुल मानोगे. इसलिए आपके लिए अब सब्सटेंस आइदर एटम है नहीं तो मोलेकुल है. ये बात अगर आप समझ जाओगे तो आपको कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा.
यू नेवर बी कंफ्यूज बिटवीन मोलिकुल्स एंड मोल्स। इसलिए ये बात क्लियर होना चाहिए। अगर सब्सटेंस के पास 1 एटम है तो एटम है, अगर मोर देन 1 एटम है तो मोलिकुल है। तो इस तरह से मैं आपको सब्सटेंस को बता दिया जो आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। लाइक CO2, H2O, ये सब के सब मोलिकुल है। क्यों मोलिकुल है जी? क्योंकि इसके पास मोर देन 1 एटम्स है, इसलिए मोलिकुल्स है। O2, N2 ये सारे मोलिकुल्स हैं। अगर ओनली 1 एटम है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन है, सोडियम है, तो सब आपका एटम है। तो अब हम लोग इस तरह से डिवाइड कर लिए। अब हम लोग मोल कॉन्सेप्ट को पढ़ने के लिए रेडी हैं, लेकिन उस मोल को पढ़ने से पहले मैं आपको बताऊंगा रिप्रेजेंटेशन ऑफ एटम। इस सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स में आपका टॉपिक है रिप्रेजेंटेशन ऑफ एटम। अब हम लोग अगला टॉपिक जो पढ़ेंगे वो होगा रिप्रेजेंटेशन ऑफ एटम। एटम को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। अब मैं आगे बढ़ता हूं और आपको पढ़ाने जा रहा हूं कि हम लोग एटम को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, क्योंकि पहले मैं आपको बता चुका हूं कि एटम एलिमेंट का स्मॉलेस्ट पार्ट है जिसमें सारे एलिमेंट के प्रॉपर्टीज प्रेजेंट रहता है। सुबह में किसी एलिमेंट का स्टडी करना होगा तो उसका हम लोग एटम के स्टडी करेंगे, और एटम के कॉम्बिनेशन से ही मॉलिक्यूल फॉर्म होता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ एटम। एटम का रिप्रेजेंटेशन क्या है? तो एटम को हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, क्रॉस का साइन ऊपर ए नीचे जेड लिखा रहता है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एटम है। ए इज मास नंबर, जिसको हिंदी मीडियम के स्टूडेंट द्रव्यमान संख्या पढ़ते हैं। A इज इक्वल टू n प्लस पी, वेयर n इज नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड p इज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। Z इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर एंड Z इज इक्वल टू p, वेयर p इज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। मीन्स किसी भी एटम के मास नंबर को A से रिप्रेजेंट करते हैं, जो एटम के न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के सम के इक्वल होता है, एंड उसके एटॉमिक नंबर को हम लोग Z से रिप्रेजेंट करते हैं, जो उसके प्रोटॉन के नंबर के इक्वल होता है। तो इस तरह से आप देख रहे हो मास नंबर न्यूट्रॉन प्रोटॉन का सम हुआ और एटॉमिक नंबर ओनली प्रोटॉन के इक्वल हुआ। तो नेचुरल है कि जो A होगा वो Z से ग्रेटर होगा, क्योंकि A तुम्हारा न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन के सम के इक्वल है और Z ओनली प्रोटॉन के इक्वल है, इसलिए A Z से ग्रेटर होगा। अब इसको आप याद कैसे रखोगे? तो याद रखने का तरीका क्या हो सकता है? तो देखो जी, A Z से अगर ग्रेटर है, अब इक्वल टू साइन में यहाँ पे क्यों दिया इसको मैं बता दूं आपको। तो इक्वल टू साइन देने के पीछे रीजन ये है कि हाइड्रोजन ऐसा एलिमेंट है जिसके पास हाइड्रोजन के पास कोई न्यूट्रॉन नहीं होता है, इसलिए हाइड्रोजन का A और Z दोनों इक्वल होता है। दैट्स व्हाई आई पुट हियर इक्वलिटी साइन। बट एक्सेप्ट हाइड्रोजन A इज ऑलवेज ग्रेटर देन Z। A Z से हमेशा बड़ा होता है। अब चूंकि यहाँ पे A Z से ग्रेटर है तो इसको याद कैसे रखेंगे? तो A Z से बड़ा हुआ तो बड़ा आदमी कहाँ रहता है जी? ऊपर। छोटा आदमी कहाँ रहता है? नीचे। मीन्स बड़ा आदमी ऊपर रहता है, छोटा आदमी नीचे रहता है, इसलिए A बड़ा है इसलिए हम लोग इसको ऊपर लिखते हैं और Z छोटा है इसलिए इसको नीचे लिखते हैं। तो इस तरह से आप इसको मेमोराइज कर सकते हो। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब मास ऑफ न्यूट्रॉन, ये जो डेटाज मैं लिखा हूँ दिस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको यह याद रखना होगा, आपको बैठ के याद रखने की जरूरत नहीं है, बट आप इतना इसका इस्तेमाल करोगे कि आप खुद ब खुद आप इसको मेमोराइज कर लोगे, इसलिए इसके लिए कोई आपको अलग से टास्क करने की जरूरत नहीं है। मास ऑफ न्यूट्रॉन, दिस इज मास ऑफ प्रोटॉन, दिस इज, यू कैन सी हियर मास ऑफ न्यूट्रॉन और मास ऑफ प्रोटॉन में बहुत माइनर डिफरेंस है। मीन्स न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का मास ऑलमोस्ट सेम होता है, बट स्लाइटली ग्रेटर रहता है न्यूट्रॉन का मास। यू शुड रिमेंबर इट। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 10 टू द पावर -31 kg, जबकि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का मास 10 टू द पावर -27 kg के रेंज में है। इसका मीनिंग हुआ कि इलेक्ट्रॉन का मास न्यूट्रॉन प्रोटॉन के मास से बहुत बहुत कम होता है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसका मतलब यह हुआ कि एटम का जो टोटल मास होता है वो बेसिकली न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के मास के सम पे डिपेंड करता है, इलेक्ट्रॉन के मास पे डिपेंड नहीं करता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास न्यूट्रॉन प्रोटॉन के मास के रिस्पेक्ट में बहुत कम होता है, मीन्स नेग्लिजिबल रहता है। इसलिए एटम का जो मास होता है वो ऑलमोस्ट उसके न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के मास के ऊपर डिपेंड करता है। नेक्स्ट पॉइंट, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का चार्ज आप देख रहे हो -1.602, हालांकि -1.602 मैं लिखा हूँ, बट
रफली हम लोग इस्तेमाल करते हैं 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम भी यूज़ करते हैं, बट ये एक्यूरेट है, इसे लिखते हैं हम लोग। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का चार्ज और प्रोटॉन का चार्ज आप देख रहे हो, दोनों का मैग्नीट्यूड एग्जैक्टली सेम है, साइन में डिफरेंस है। इलेक्ट्रॉन का चार्ज निगेटिव है और प्रोटॉन का चार्ज पॉजिटिव है, मीन्स इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के चार्ज के बीच में डिफरेंस केवल साइन का है, मैग्नीट्यूड एग्जैक्टली सेम है। अब आगे बढ़ते हैं। न्यूट्रॉन के पास नेट चार्ज जीरो होता है, मीन्स हम लोग ये नहीं बोलेंगे जीरो चार्ज होता है, ये नहीं बोलेंगे चार्जलेस होता है। चार्जलेस इज टोटली रॉन्ग वर्ड। दुनिया में कोई भी सब्सटेंस चार्जलेस नहीं हो सकता है, क्योंकि चार्ज भी मास जैसा ही फंडामेंटल प्रॉपर्टी होता है। हाँ, किसी चीज़ के पास चार्ज जीरो हो सकता है, क्योंकि जितना उसके पास नेट चार्ज जीरो इसका हो सकता है, क्योंकि जितना उसके पास नेगेटिव होगा उतना पॉजिटिव हो जाता होगा, सो नेट चार्ज जीरो हो जाता होगा, बट चार्जलेस नहीं बोल सकते हैं। तो न्यूट्रॉन के पास जीरो चार्ज होता है, मीन्स न्यूट्रॉन के ऊपर कोई नेट चार्ज नहीं होता है। अब एक और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन लेते हैं, और वह होता है कि किसी भी एटम के पास इलेक्ट्रॉन्स का जो नंबर होता है वो प्रोटॉन के नंबर के इक्वल होता है। अब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का नंबर एटम के पास इक्वल हो गया, दोनों का चार्ज सेम है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, दोनों का साइन अपोजिट है। इसका मीनिंग हुआ किसी भी एटम के पास जितना निगेटिव चार्ज रहता है उतना ही पॉजिटिव चार्ज रहता है, जिसकी वजह से नेट चार्ज जीरो हो जाता है और ऑल एटम्स बिकम्स न्यूट्रल, मीन्स सो यहाँ आप दिख रहे हो E इज इक्वल टू P, सो ऑल एटम्स आर न्यूट्रल। दुनिया का सभी एटम न्यूट्रल होता है। अब इससे हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि जो आप मास नंबर और एटॉमिक नंबर आपने पढ़ा है, इस पे किस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं। एल्युमिनियम 2713, दिस इज गिवन। ए एटम का रिप्रेजेंटेशन गिवन है, आपसे कहा जाएगा कि आप इसका ए लिखो, जेड लिखो, पी एन ई। तो अभी मैं बताया हूं ऊपर वाला ए, तो ये हो गया 27, नीचे वाला जेड, जेड हो गया 13। प्रोटॉन जेड के इक्वल होता है, सो 13। A is equal to n plus p and z equal to p. It means n is equal to a minus z. तो n is equal to a minus z means 27 minus 13 means ये हो गया 14। अब इलेक्ट्रॉन का नंबर लिखना है, तो एटम न्यूट्रल है, इसलिए इलेक्ट्रॉन का नंबर प्रोटॉन के इक्वल होगा और ये आपका हो गया 13। तो इस तरह से आप इस रिप्रेजेंटेशन के बेसिस पे किसी भी एटम का मास नंबर, एटॉमिक नंबर, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन आप कैलकुलेट कर सकते हो। अब मैं आपके लिए 2-3 क्वेश्चन यहाँ लिख दे रहा हूँ, जिसको आप कर लेना खुद से। कॉपर 6329, यू हैव टू राइट ऑल दीज थिंग्स, मीन्स A, Z, P, N, A। अदर क्वेश्चन इज आयरन 5626, नेक्स्ट इज फॉस्फोरस 3115, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्रोमियम 5224। ये सारे क्वेश्चंस को आप कर लेना इस तरह से, सबका A, Z, P, N, E आप कैलकुलेट कर लेना। अब इसके बाद मैं आपको ये बता रहा हूं कि व्हाट विल हैपन इफ यू रिमूव सम इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन एटम एंड इफ यू ऐड सम इलेक्ट्रॉन टू एन एटम। किसी एटम से अगर इलेक्ट्रॉन निकालते हो तो क्या होगा, किसी एटम में इलेक्ट्रॉन ऐड करते हो तो क्या होगा, ये मैं आपको बताने जा रहा हूं। इस चीज को आप गौर से देखो। आप सबको यह बता रहा हूं कि एटम से अगर आप इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हो बट या एटम में इलेक्ट्रॉन ऐड करते हो, देन व्हाट विल हैपन। लेट अस सी। सोडियम, एटॉमिक नंबर ऑफ सोडियम इज 11, मीन्स इट हैज 11 प्रोटॉन and 11 इलेक्ट्रॉन, सो नेट चार्ज एट सोडियम इज 0, सो सोडियम इज न्यूट्रल एटम। You know all atoms are neutral because they have same number of protons and electrons. सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, इसलिए 11 प्रोटॉन है, 11 इलेक्ट्रॉन है, नेट चार्ज 0 हो गया, सोडियम न्यूट्रल है।
बट व्हाट विल हैपन इफ वी रिमूव वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सोडियम? अगर सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हैं तब क्या होगा? ऐसे इस माइनस ई का मतलब हुआ रिमूवल ऑफ वन इलेक्ट्रॉन। इस सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है जिसको मैं लिख दिया हूं, रिमूवल ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। अगर सोडियम से वन इलेक्ट्रॉन मैं रिमूव कर रहा हूं तब क्या होगा? तो आफ्टर रिमूवल ऑफ वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सोडियम, नाउ सोडियम हैज हाउ मेनी प्रोटॉन्स? सो सोडियम हैज स्टिल 11 प्रोटॉन्स, बिकॉज आप प्रोटॉन को रिमूव नहीं किए हो, आप इलेक्ट्रॉन निकाले हो, तो अभी भी सोडियम के पास 11 ही प्रोटॉन होगा, बट इलेक्ट्रॉन का नंबर 10 हो गया, बिकॉज वन इलेक्ट्रॉन इज रिमूव्ड। एक इलेक्ट्रॉन के रिमूवल के बाद सोडियम के पास अब 10 इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन का चार्ज निगेटिव होता है, प्रोटॉन का चार्ज पॉजिटिव होता है। 10 इलेक्ट्रॉन 10 प्रोटॉन के चार्ज को खत्म कर देगा, सोडियम के पास 1 पॉजिटिव चार्ज बच जाएगा, और इसलिए उस पॉजिटिव को यहाँ पे मैं लिख दिया। मीन्स 10 इलेक्ट्रॉन 10 प्रोटॉन के चार्ज को खत्म कर दिया, 1 पॉजिटिव चार्ज बचेगा, उस पॉजिटिव चार्ज को यहाँ पे मैं लिख दिया सोडियम के ऊपर। और आपको पता है जब किसी एटम के ऊपर चार्ज आ जाता है तो आयन हो जाता है, अगर वो चार्ज पॉजिटिव हो तो उसको कटायन बोलते हैं। सो नाउ सोडियम बिकम्स कटायन बिकॉज इट हैज़ 1 पॉजिटिव चार्ज। और ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि सोडियम से 1 इलेक्ट्रॉन मैंने रिमूव किया। ऐसा करने से सोडियम के पास इलेक्ट्रॉन का नंबर प्रोटॉन से कम हो गया और नेट चार्ज सोडियम के ऊपर पॉजिटिव आ गया। सिमिलरली एटॉमिक नंबर ऑफ मैग्नीशियम इज 12, so magnesium has 12 proton and 12 electron. Net charge at magnesium is 0, so magnesium is neutral atom. But if we remove 2 electrons from magnesium, then what will happen? अगर मैग्नीशियम से 2 इलेक्ट्रॉन मैं रिमूव करता हूं तो क्या होगा? तो आफ्टर रिमूवल ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम मैग्नीशियम, नाउ मैग्नीशियम हैज 10 इलेक्ट्रॉन्स एंड 12 प्रोटॉन्स। मैंने प्रोटॉन को रिमूव नहीं किया, इसलिए प्रोटॉन विल रिमेन सेम, बट इलेक्ट्रॉन का नंबर 2 से कम हो जाएगा, 10 हो गया। 10 इलेक्ट्रॉन 10 प्रोटॉन के चार्ज को खत्म कर देगा, क्योंकि प्रोटॉन का चार्ज इस तरह से पॉजिटिव हुआ, 12 पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन का चार्ज आपका निगेटिव हुआ, -10 निगेटिव, दोनों को ऐड करोगे नेट 2 पॉजिटिव आ जाएगा, और इस तरह से मैग्नीशियम के ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज आ गया। इस पॉजिटिव चार्ज को केमिस्ट्री में सिंबॉलिकली मोर देन वन वे से रिप्रेजेंट कर सकते हो। मीन्स 2 प्लस भी लिख सकते हो, +2 भी लिख सकते हो, और प्लस प्लस भी लिख सकते हो। ऑल आर इक्वली करेक्ट, यू कैन यूज एनी सिंबल। और यहाँ भी आफ्टर रिमूवल ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम मैग्नीशियम, मैग्नीशियम बिकम्स कटायन, क्योंकि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल इज फ्लोरीन। एटॉमिक नंबर ऑफ फ्लोरीन इज 9, so it has 9 proton and 9 electrons. Net charge at fluorine is 0, so fluorine is a neutral atom. But what will happen if we add an electron to fluorine? अगर फ्लोरीन में 1 इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तब क्या होगा? तो आफ्टर एडिशन ऑफ इस एडिशन का सिंबल है +E। अगर फ्लोरीन में 1 इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो क्या होगा जी? आफ्टर एडिशन ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन टू फ्लोरीन, नाउ फ्लोरीन हैज 9 प्रोटॉन एंड 10 इलेक्ट्रॉन। 9 प्रोटॉन 9 इलेक्ट्रॉन के चार्ज को खत्म कर देगा, फ्लोरीन के ऊपर 1 चार्ज सरप्लस बचेगा, वह चार्ज निगेटिव होगा। निगेटिव चार्ज वाले स्पेसिस को हम बोलते हैं एनायन, मीन्स आपका एटम बन जाएगा एनायन। अदर एग्जाम्पल इज ऑक्सीजन। एटॉमिक नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज 8, so it has 8 proton and 8 electrons. Net charge at oxygen is 0, so it is also neutral atom. But what will happen if we add 2 electrons to oxygen atom? अगर ऑक्सीजन एटम में 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो क्या होगा? ऑक्सीजन में 2 इलेक्ट्रॉन्स एडिशन के बाद नाउ ऑक्सीजन हैज 10 इलेक्ट्रॉन्स एंड 8 प्रोटॉन्स। 8 प्रोटॉन्स विल न्यूट्रलाइज द चार्जेज ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन्स। 2 इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज सरप्लस बचेगा, इलेक्ट्रॉन का चार्ज निगेटिव होता है, इसलिए ऑक्सीजन के ऊपर 2 निगेटिव आ जाएगा। अब इस निगेटिव चार्ज को भी आप मोर देन वन वे से रिप्रेजेंट कर सकते हो। 2- लिख सकते हो, -2 लिख सकते हो, या माइनस लिख सकते हो। ऑल सिंबल्स आर इक्वली करेक्ट, यू कैन यूज एनी वन। मीन्स ये जो 4 एग्जाम्पल्स मैं आपसे डिस्कस किया, इससे मैं आपको क्या समझाना चाहता हूँ? तो मैं आपको यह बताना चाहता हूँ कि अगर आप किसी एटम से इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हो तो उसके पास इलेक्ट्रॉन का नंबर प्रोटॉन से कम हो जाएगा और उस एटम पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा।
जितने इलेक्ट्रॉन्स को आप रिमूव करोगे उतना पॉजिटिव आ जाएगा, और पॉजिटिव चार्ज वाले स्पीसीज को बोलते हैं कटायन। एज फॉर एग्जाम्पल, सोडियम से मैंने 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव किया तो सोडियम प्लस हो गया, उसके ऊपर 1 पॉजिटिव चार्ज आ गया। मैग्नीशियम से मैंने 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव किया तो मैग्नीशियम पे 2 पॉजिटिव चार्ज आ गया। फिर अगर आप किसी आइटम में इलेक्ट्रॉन ऐड करते हो तो उसके पास इलेक्ट्रॉन का नंबर प्रोटॉन से ज़्यादा हो जाएगा, और जितने इलेक्ट्रॉन्स ऐड करोगे उतना उसके ऊपर निगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। लाइक फ्लोरीन पे मैंने 1 इलेक्ट्रॉन ऐड किया तो 1 निगेटिव आया, ऑक्सीजन पे हम लोगों ने 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐड किया तो ऑक्सीजन पे 2 निगेटिव चार्ज आ गया, और आपका आइटम बन गया एनायंस। हाँ, वन थिंग आई वांट टू मेंशन हियर, कई स्टूडेंट पूछते हैं कि यहाँ पे आपने 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 2 क्यों ऐड किया, तो दिस इज टोटली मैटर ऑफ वैलेंसी, जिसको मैं केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ाऊंगा। यहाँ पे 1 यहाँ पे 2 क्यों ऐड किया, यहाँ पे मैंने 1 और यहाँ पे 2 क्यों ऐड किया, और यहाँ से 1 यहाँ से 2 क्यों रिमूव किया, ये सारी बातें बैलेंसी का है जो आपसे आगे डिस्कस किया जाएगा। फिलहाल मैं आपको यह बताना चाह रहा हूँ कि व्हाट विल हैपन इफ यू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन और ऐड एन इलेक्ट्रॉन टू द एटम। मैं यहाँ पे यही बताना चाहता हूँ। तो पूरा नट से लिया हुआ मीन्स कंक्लूजन यह हुआ कि अगर किसी एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इसका मीनिंग हुआ उसके इलेक्ट्रॉन का नंबर प्रोटॉन से कम है, जितना पॉजिटिव उतना कम है। अगर किसी एटम के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, इसका मीनिंग हुआ कि उसके पास इलेक्ट्रॉन का नंबर प्रोटॉन से ज़्यादा है, जितना नेगेटिव उतना ज़्यादा है। तो इस तरह से आपको समझ में आ गया कि किसी एटम से इलेक्ट्रॉन रिमूव करने से और ऐड करने से उसके ऊपर क्या इफेक्ट होगा। अब इस पे न्यूमेरिकल्स कैसे आएंगे उसको हम डिस्कस करेंगे। हेलो, तो इस पे न्यूमेरिकल्स देखते हैं कैसे आएगा। इस तरह से रिप्रेजेंटेशन आपको दिया रहेगा, आयन एल्युमिनियम 3+ 2713 एंड यू आर आस्क्ड टू राइट AZPNE। तो आप A ऊपर वाला 27, Z नीचे वाला 13, P = Z 13, N = A - Z 27 - 13 14, ये तो पहले से आप जानते हो। E, जैसे ही आपसे E कहा जाए इलेक्ट्रॉन लिखने के लिए, आप ऊपर देखो, अगर एटम आपका आइटम है तब तो इलेक्ट्रॉन का नंबर प्रोटॉन के इक्वल होगा, बट अगर आयन है, पॉजिटिव या निगेटिव चार्ज इसके ऊपर है, तो इलेक्ट्रॉन का नंबर प्रोटॉन से डिफर करेगा। अगर पॉजिटिव चार्ज है, इसका मीनिंग हुआ इलेक्ट्रॉन का नंबर प्रोटॉन से कम होगा, जितना पॉजिटिव उतना कम होगा। तो E = होगा P - 3, तो 13 - 3 कितना हो गया, 10 हो गया। यहाँ पे आइए, फॉस्फोरस में निगेटिव एनायन है, 3 निगेटिव है, तो यहाँ भी इलेक्ट्रॉन का नंबर प्रोटॉन से डिफर करेगा, बट इस बार इलेक्ट्रॉन का नंबर प्रोटॉन से ज़्यादा होगा, जितना निगेटिव उतना ज़्यादा। तो ये तो 31 ऊपर वाला, Z 15 नीचे वाला, प्रोटॉन = Z, न्यूट्रॉन = A - Z, तो 31 - 15 16 हो गया, बट इलेक्ट्रॉन = होगा P + 3, इसलिए 18 हो गया। सिमिलरली यहाँ आयरन में भी 56 26 लिखा हुआ है, +2 चार्ज है, तो A 56, Z 26, P = 26, N = 2, A - Z तो 30। इलेक्ट्रॉन = लिखने के लिए आपको देखना पड़ेगा, ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इसका मीनिंग हुआ कि इलेक्ट्रॉन का नंबर प्रोटॉन से कम होगा, जितना पॉजिटिव उतना कम होगा। P - 2 कितना हो गया, 26 - 2 24 हो गया। तो इस तरह से इस पे क्वेश्चंस आएंगे और आप समझ लोगे। अब ये सारे जो डिस्कशन में आपको बताया, इससे मैं आपको एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन कितना होता है, प्रोटॉन कितना होता है, न्यूट्रॉन के दूर से क्लियर हो गया। अब इस पे मैं ये 2 न्यूमेरिकल आपको बताने जाऊंगा। यहाँ पे न्यूमेरिकल उस NCERT बुक का न्यूमेरिकल है, लेकिन वो एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर में है, उसको मैं आपसे डिस्कस करूंगा। और उस न्यूमेरिकल के बाद ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ एटम वाला जो सेक्शन है वो कंप्लीटली कंप्लीट हो जाएगा। नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस ए पॉपुलर क्वेश्चन ऑन रिप्रेजेंटेशन ऑफ एटम लाइक दिस। क्वेश्चन इज an element with mass number 81 contains 31.7% more neutrons as compared to protons. Assign the atomic symbol. मीन्स आपसे कहा जा रहा है कि एक एटम है, इसका मास नंबर 81 है और उसके पास न्यूट्रॉन का जो नंबर है वो प्रोटॉन के नंबर से 31.7% ज़्यादा है। तो आप बताइए कि एटम कौन होगा। मीन्स यू हैव टू डिटर्मिन Z, क्योंकि ये तो दिया हुआ है। तो मैं जो एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन एटम का कर दिया X A Z, हियर A इज गिवन 81, मीन्स न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन का सम 81 है, जिसको मैं इक्वेशन 1 बता दिया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन A/C का मतलब हुआ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। वन थिंग आई वांट टू मेंशन, ये सिंबल को आप एकेडमिक एग्जाम में इस्तेमाल नहीं कर सकते हो।
एकेडमिक एग्जाम में अगर लिखना होगा तो आप फुल फॉर्म लिखना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन न्यूट्रॉन का जो नंबर है प्रोटॉन से 31.7% ज़्यादा है। इसका मीनिंग हुआ कि आप लिखोगे n इज इक्वल टू पी प्लस पी इंटू 31.7/100। आप इसको जब सॉल्व करोगे तो हो जाएगा n इज इक्वल टू पी प्लस 0.137 पी, n इज इक्वल टू हो गया 1.317 पी। अब इस n के वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, यहाँ मैंने किया P यह है और n के जगह पे मैं 1.317 P रख दिया, यह हो गया 2.317 P इज इक्वल टू 81, P इज इक्वल टू आएगा 34.95। बट P रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ प्रोटॉन और आपको पता है किसी का नंबर फ्रैक्शनल नहीं हो सकता है। इसका मीनिंग हुआ कि जब किसी का नंबर फ्रैक्शनल आता है तो उस फ्रैक्शन के नियरेस्ट इंटीजर को उसका हम नंबर मान लेते हैं। तो 35.95 का नियरेस्ट इंटीजर 35 है, सो वी टेक प्रोटॉन एज 35, मीन्स Z हो गया 35 एटॉमिक नंबर वाला एलिमेंट ब्रोमीन होता है, सो हमारा एटॉमिक रिप्रेजेंटेशन हो गया ब्रोमीन का 35, 81। और इस तरह से इस क्वेश्चन को आप कर लोगे। इसके बाद हम लोग एक क्वेश्चन और भी मैं कराऊंगा जो आयन पे रहेगा, जब एटम के ऊपर कोई चार्ज रहेगा।